वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 29 पैसेज के पार्ट नंबर 4 में, जिसमें हम पैसेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। देखिए, अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 26 जो कि पैसेज का पार्ट नंबर 1 था वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक्स जो है वो कवर किए हैं पैसेज के। उसके बाद मैंने लेक्चर नंबर 27 और 28 में प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे, और हम लेक्चर नंबर 29 में हम इसमें और हम फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है। और ये सभी लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलो बिना देरी करे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In India, over the last decade or so, labor has been departing agriculture but is only going to construction and unregistered manufacturing, which are not markedly better jobs। क्या कह रहे हैं, देखो भारत के अंदर क्या हो रहा है पिछले एक दशक से कि जो लेबर है ना वो एग्रीकल्चर से तो बाहर आ रही है। ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, बाहर आके वो जा रही है कंस्ट्रक्शन वर्क में या फिर अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि बेटर जॉब्स नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रही है ये बात कि लोग जा तो रहे हैं एग्रीकल्चर से, निकल रहे हैं बाहर, लेकिन जहाँ कहाँ रहे हैं कंस्ट्रक्शन में और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि जहाँ पर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, बेटर जॉब्स नहीं है। सर्विसेज वेयर लेबर टेंड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब्स द कंट्री नीड्स। जो सर्विस सेक्टर है ना, जो कि प्रोडक्टिव सेक्टर है, को पता होगा, एंड लेबर प्रोडक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर एडिशनल जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है जितनी हमें आवश्यकता है। India will need 24 million or so jobs over the next decade। 24 million जॉब चाहिए। The new sector e-commerce can at best close only half of the jobs। कहते हैं जो नया सेक्टर जो ई कॉमर्स है वो इस जॉब की डिमांड है 24 मिलियन की, इसका हाफ ही कर सकता है। Only those sectors that drive domestic demand such as health and education can comfortably fill the other half। क्या कहें कि जो ये नया सेक्टर है ये इस डिमांड का सिर्फ हाफ ही जॉब को फुलफिल कर सकता है, लेकिन जो बाकी आपके सेक्टर हैं, जो कि आपके बाकी सेक्टर हैं, कौन से वाले, हेल्थ और एजुकेशन वाले, यानी जो आपके ये सोशल सेक्टर है, हेल्थ और एजुकेशन वाले, ये कंफर्टेबली बाकी हाथ आधी डिमांड पूरी कर सकता है। यानी कुल मिला के पैसेज में क्या बोला है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में बोला है इंडिया के, कि लोग एग्रीकल्चर से जा रहे हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग जा रहे हैं। सर्विस सेक्टर ज़्यादा बड़े चीज़ें क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ई कॉमर्स में फिर भी पोटेंशियल है, लेकिन तब भी जो डिमांड होगी हमारी उसमें से सिर्फ आधी डिमांड ही वो पूरी कर सकता है। और मेन जो फोकस है पैसेज का वो है एजुकेशन और हेल्थ पर, कि इस सेक्टर में इंडिया को जो है जॉब्स, इंडिया अगर इन्वेस्ट करेगा तो जॉब्स यहाँ पे अच्छी खासी क्रिएट हो जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इम्प्लाइड इन द बेस्ट। अब देखो इम्प्लाइड यानी निहितार्थ के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कि इम्प्लाइड जो है वो एक कदम आगे की बात हो सकती है, यानी कुछ हम जो पैसेज में दिया हुआ है उससे थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, इम्प्लाइड का ये मतलब होता है कि जो चीज़ें हैं इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी जो पैसेज में दिया हुआ है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तीसरी चीज़ पे भी कई बार इसका जो है इशारा होता है, थोड़ा सा हम पैसेज की जो चीज़ दी हुई है उससे बाहर निकल सकते हैं। चलो पहला पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ द लेबर। नहीं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको माइग्रेशन रोकना है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रोकना है ऐसा कुछ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की बात है कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, जो रूरल टू अर्बन जा रहे हैं उसमें भी हेल्थ और एजुकेशन में एंड में पैसेज ने जोड़ दिया है। द वर्किंग कंडीशन इन द कंस्ट्रक्शन एंड द अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड टू बी इम्प्रूव्ड। देखो ऐसा इसने नहीं कहा, इसने ये नहीं कहा कि आप जहाँ पर लोग जा रहे हैं उनको इम्प्रूव कर दो। इसने तो बोला है नए सेक्टर, और नए सेक्टर में भी हेल्थ और एजुकेशन पे जोड़ दिया है, तो सेकेंड भी गलत। सर्विस सेक्टर हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रिड्यूस कर ही रहा होता तो इतनी बात करने की बात ही क्या थी। ठीक है। इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्पेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। यही तो एंड में उसने फोकस दिया कि सोशल सेक्टर जो है आपका हेल्थ और एजुकेशन, इस पे अगर आप स्पेंड करोगे तो लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन हो सकता है। यही इम्प्लाइड है इस पैसेज के अंदर। ठीक है, आपको आराम से दिख रहा होगा, तो आंसर नंबर डी हो गया। ठीक है, इजीली इस पे कोई खास ऑप्शंस में कंपटीशन नहीं था, आराम से आंसर नंबर डी तक आप पहुंच सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है, इन इंडिया द करंट फोकस ऑन द राइट टू प्राइवेसी इज बेस्ड ऑन सम न्यू रियलिटीज ऑफ द डिजिटल एज। क्या कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो करंट फोकस है ना राइट टू प्राइवेसी पे, वो डिजिटल एज की नई रियलिटीज पर बेस्ड है। ठीक है, कैसे बेस्ड है, अ राइट इज अ सब्सटेंसिव राइट
ओनली इफ इट वर्क्स इन ऑल सिचुएशन। एक राइट सब्सिस्टिव राइट कब होगा, ठीक है, वास्तविकता में कोई अधिकार अधिकार कब होगा, जब हमें वो हर सिचुएशन में मिले। ऐसे तो है नहीं, कुछ सिचुएशन में मिल रहा है कुछ में नहीं मिल रहा, तो वो कोई राइट नहीं है। एंड फॉर एवरीवन, सबको मिले और हर सिचुएशन में मिले तो ही वो वास्तविक अधिकार है। A right to free expression for an individual about her exploitation, for instance, is meaningless without actual availability of security that guarantees that private force cannot be used to thwart this right। क्या कह रहे हैं कि अगर इसने एक एग्जांपल देखो, इसका मेन फोकस है राइट टू प्राइवेसी पे, ठीक है। इसके बाद इस राइट टू प्राइवेसी को समझाने के लिए कि डिजिटल एज में कि न्यू रियलिटीज में राइट टू प्राइवेसी किस पर बेस्ड होगा, वो एक एग्जांपल लेके समझा रहा है कि एक राइट जो है वो कब तभी वास्तविक राइट होता है जब वो हर सिचुएशन में मिले और सभी को मिले। जैसे कि इसने राइट टू फ्री एक्सप्रेशन के लिए बोला कि राइट टू फ्री एक्सप्रेशन फॉर एन इंडिविजुअल about or exploitation, for instance, is meaningless without actual availability of security that guarantees that private force cannot be used to thwart this। सिंपल सी बात क्या है कि राइट टू फ्री एक्सप्रेशन तभी है ना जब प्राइवेट फोर्स जो स्टेट के विरुद्ध, तो देखो राइट है ही हमारे पास कि स्टेट के खिलाफ तो राइट है ही हमारे पास, लेकिन ये भी इंश्योर होना चाहिए कि कोई प्राइवेट व्यक्ति भी हमारा, प्राइवेट व्यक्ति या संस्था भी हमारा राइट जो है उसका हनन नहीं कर सके, ठीक है। तभी जाके तो एक्चुअल में वो राइट राइट होगा जो हमें सबको मिलेगा और हर सिचुएशन में मिलेगा। द रोल ऑफ द स्टेट देयरफॉर इज नॉट जस्ट टू एब्सटेन फ्रॉम प्रिवेंटिंग राइटफुल फ्री एक्सप्रेशन, यानी कि स्टेट का जो रोल है ना, केवल स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र ही नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो टू एक्टिवली इंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज आर नॉट एबल टू ब्लॉक इट, यानी कि सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करना भी है कि गैर सरकारी पक्ष में जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट पार्टीज हैं, वो भी इस राइट को नहीं रोक पाए। कुल मिलाकर इस पूरे पैसेज में बात क्या है, पूरे पैसेज में सिंपल सी बात है कि एक जो राइट है हमारे पास, वो हमें, स्टेट की जिम्मेदारी केवल ये नहीं है कि वो इस राइट को अपनी ओर से हनन करना छोड़ दे, मतलब अपनी ओर से ये इंश्योर करे कि राइट का हनन स्टेट की तरफ से नहीं हो रहा, बल्कि ये भी इंश्योर करे कि कोई प्राइवेट प्लेयर भी जो है किसी और के राइट का हनन नहीं कर रहा है, तो तभी जाके वो वास्तव में राइट होगा। और राइट टू प्राइवेसी जो है वो इसका मेन फोकस है, यहाँ तो केवल समझाया है उसने, ठीक है। डिजिटल एज का मतलब ये है कि डिजिटल एज में राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि राइट टू प्राइवेसी में सिर्फ इतना सा है कि गवर्नमेंट किसी के ऊपर अगर किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं कर रही तो राइट टू प्राइवेसी इंश्योर हो गई। डिजिटल एज में हम देखते हैं आजकल की हमारी किस तरीके से फोटोज लीक हो जाती हैं, ठीक है, डीप फेक वगैरह हम देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कि प्राइवेट प्लेयर भी राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं कर सके, इसको गवर्नमेंट को इंश्योर करना है। कुल मिला के पैसेज का ये है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। वर्ड कौन सा है, अजम्पशन। अजम्पशन के रूल्स दिमाग में याद। State should have some institution to ensure its appropriate role in digital society। डिजिटल सोसाइटी में अपने अप्रोप्रिएट रोल को करने के लिए इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए स्टेट के पास। कुछ देखो डायरेक्टली ये चीज़ मेंशन तो नहीं है क्योंकि पर ये पॉइंट्स में है, तो एज सच कुछ गलत भी नहीं है इसमें कि कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो या बिल्कुल ही अगेंस्ट बात जा रही हो, तो इसको एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है, कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है क्योंकि नंबरिंग में है। और नंबरिंग में आपको एक बात बता दूं मैं अभी से ही कि जब ऐसा हो ना कि 1 2 3 और उसके बाद हो, तो पहले क्या होता है, आपको बिल्कुल जो गलत है ना उसको ही हटाना है। अगर थोड़ा सा भी एलिमेंट किसी में सही का आपको दिख रहा है स्टेटमेंट में, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको मोर करेक्ट नहीं लेना है, आपके कितने भी स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, तो बिल्कुल गलत को हटाना है। स्टेट शुड एंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वॉयलेट द सिटीजन राइट टू प्राइवेसी। ये तो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर कि स्टेट को ये इंश्योर करना है कि प्राइवेट पार्टी जो है सिटीजन, प्राइवेट पार्टीज भी सिटीजन के राइट टू प्राइवेसी को हनन ना करे। सेकंड स्टेट पर तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो 1 2 और 2 यानी थर्ड आपका गलत होना चाहिए। देखते हैं, डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन प्राइवेट। डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन प्राइवेट। डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत ही नहीं। मतलब ये तो कह रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी में से हो ही नहीं सकता कि नागरिकों के अधिकारों का हनन, नागरिकों के निजता के अधिकार का हनन नहीं हो। तो देखो ये चीज़ जो है एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरी बात ये तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी है कि हो ही नहीं सकता डिजिटल इकोनॉमी के अंदर, तो ये तो गलत होगा ही। और वैसे भी आपको ऑप्शन से दिख ही रहा है कि ए और डी में से ही ऑप्शन होगा। अब वन में अगर आप आओगे ना तो वन में ऐसा कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये स्टेट को कह रहा है कि आपको इंश्योर करना है, तो इंश्योर करने के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा तो बिल्कुल वो इंश्योर होगा,
ठीक है, देखो मैंने बताया था आपको एजम्पशन के अंदर कि अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल अगेंस्ट ही बात है या फिर इस तरह का एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तब तक ही हमें एजम्पशन को गलत मानना है। अदरवाइज अगर थोड़ा भी कुछ रिलेशन हो रहा है टॉपिक से, ठीक है, तो वो सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अभी मैं ऐसा करूँ, ये ए मेरा ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और मैंने कोई एक डी दे दिया, तो जब तब आपको इन चारों में से किसी एक को ही लेना है तो आप बी को ही लोगे ना। लेकिन अब जब आपके पास ये है, इस टाइप के ऑप्शन है 1 2 3 और उसके बाद वो कह रहा है 1 2 सही है, 3 सही है, 1 3 सही है, 2 सही है, तो आपको अलग स्ट्रेटेजी अपनानी है। ठीक है, यही चीज़ आपको समझनी होगी कि जब सिर्फ चारों में से एक लेना है तो मुझे मोर करेक्ट लेना है। ठीक है, और जब मुझे इस तरह से लेना है तो मुझे केवल जो गलत वाले ऑप्शन है उनको हटाना है। जो थोड़ा भी सही है उसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A 1 and 2। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉज करो वीडियो और करने का ट्राई करो। Our urban bodies, sorry, our urban bodies cannot possibly ensure sustainable delivery of water in our cities unless financing mechanism are put in place। क्या कह रहा है कि जो हमारी अर्बन बॉडीज हैं, ठीक है, जो नगरीय निकाय हैं हमारे, वो सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर नहीं कर सकते हमारी सिटीज में अनलेस फाइनेंसिंग मैकेनिज्म आर पुट इन प्लेस। जब तक कि फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, पैसा नहीं होगा ना प्रॉपर, तब तक आप सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर नहीं कर सकते हमारी अर्बन बॉडीज। वाटर डिलीवरी रिक्वायर्स हेवी इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिंग इट फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स। यानी कि जो ये वाटर डिलीवरी है, सस्टेनेबल वाटर डिलीवरी, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। कौन कौन से काम करने के लिए? कि आपको नेचुरल रिसोर्स से कलेक्ट करना है, इसको ट्रीटिंग करना है, ट्रीटिंग इट टू मेक इट पोर्टेबल, लेइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ पाइप्स फॉर डिलीवरी टू यूजर्स। यानी कि इसने मेरी बात तो आपको कलेक्ट करना है, ट्रीट करना है और यूजर्स तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछानी है। तो इन सब में इन्वेस्टमेंट लगेगा बहुत ज़्यादा। It also requires investment in sewage infrastructure and sewage treatment plants so that the sewers can carry the wastewater to these plants to ensure that no untreated sewage is discharged back into the natural water bodies। और साथ साथ में आपको सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी चाहिए होंगे। क्यों? जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि जो वाटर बॉडीज है ना नेचुरल, उसमें अनट्रीटेड सीवरेज नहीं जाए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा गंगा नदी के अंदर अनट्रीटेड सीवरेज ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जो है पोल्यूशन होता है। तो ये भी आपको इंश्योर करना है, ये भी सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर में आता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा। इफ आवर सिटीज वर रिच इनफ टू मीट द एंटायर कॉस्ट, वाटर कुड बी डिलीवर्ड फ्री। और अगर हमारी सिटीज जो है ना इस एंटायर कॉस्ट को मीट करने के लिए रिच होती, तो वाटर जो है हम फ्री डिलीवर कर पाते, लेकिन दे आर नॉट, लेकिन ये है नहीं। तो कुल मिला के बात क्या है कि इसमें एक तो सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे वो है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें बताई हुई है वो है कॉस्ट, यानी पैसे की बात। पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा आना चाहिए। ठीक है, चलो, मोस्ट लॉजिकल एंड क्रूशल मैसेज, मैसेज का मिलता है, सीखने को क्या मिलता है इस पैराग्राफ से? अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर द कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। देखो कॉस्ट की बात तो इस पैसेज में थी, लेकिन यूजर चार्जेस से उसको रिकवर करना चाहिए ऐसा कुछ तो नहीं था। ठीक है, लेकिन कॉस्ट इसमें है, तो एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवर सिटी। अब एक बात समझो मेरी, यहाँ पर है मैसेज। मुझे एक बात बताओ कि मैसेज क्या कभी भी इस तरीके का नेगेटिव हो सकता है? ठीक है, तो एक बात आप ध्यान में रख लो, जब भी टॉपिक के अंदर मैसेज हो ना क्वेश्चन के अंदर, तब नेगेटिव टोन वाले स्टेटमेंट तो गलत ही होंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से आप नेगेटिव मैसेज तो नहीं लोगे ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि अर्बन लोकल बॉडी जो है वो आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ पर अगर मैं कोई कंक्लूजन वगैरह ड्रॉ करूँ तो फिर भी मैं एक बार कह सकता हूँ ये हमारे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं कर सकते। लेकिन मैसेज तो बिल्कुल नहीं कह सकता ना मैं इस चीज़ से कि जो पैराग्राफ आया है उससे ये मैसेज मिल रहा है हमें कि हम तो कर ही नहीं सकते। तो मैसेज कभी भी नेगेटिव टोन में नहीं होगा। वाटर शॉर्टेज इन आवर सिटीज इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व। वही चीज़ सॉल्व ही नहीं हो सकती, ये कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, ये कोई मैसेज नहीं है, नेगेटिव टोन है। बी और सी तो गलत। In view of the water crisis in our cities, there is an urgent need to be limit the population of the cities by adopting an upper limit of population size। मुझे एक बात बताओ, सिटीज़ की पॉपुलेशन के बारे में कुछ था क्या पैराग्राफ में कि सिटीज़ की पॉपुलेशन को आप लिमिट करो वाटर मैनेजमेंट के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अगर मुझे ए और डी में से कोई एक सेलेक्ट करना, देखो ये वो वाला है जहाँ पर आपको लगेगा कि चारों ही ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी यूजर चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बोला, हाँ कॉस्ट के बारे में अच्छा खासा बोला हुआ है। दूसरा यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में भी कुछ नहीं बोला हुआ। तो जब आपको लग रहा है कि ए बी बी और सी तो बिल्कुल गलत है, तो ए और डी में से अगर मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना हो तो वो ऑप्शन ए ही होगा।
क्योंकि पॉपुलेशन की तो बिल्कुल दूर दूर तक बात नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर कॉस्ट के बारे में तो है, जो कि पैराग्राफ में मेजर बात बताई हुई है। और ये मैसेज निकल के आ भी सकता है कि आप शहरी स्थानीय निकाय, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो आप यूजर चार्जेस लीजिए जिससे कि आप कॉस्ट को रिकवर कर सकें। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है हो सकता है। ठीक है, अब इसी पैसेज पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, वो है विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। वीडियो को पॉज करो, ये अच्छे से करना, बहुत ईजी है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या है, रिच सिटीज ओनली कैन एंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर। अजम्पशन है और ओनली है, तो सिंपल सा मतलब क्या, गलत। आपको पता है जैसे ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख जाए assumption में, ओनली दिख जाए 99.99% केस में वो गलत होगा। और वैसे भी यहाँ लिख रहा है रिच सिटीज ही केवल कर सकती हैं, तो वैसे भी गलत ही है। सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन सिटीज मीन्स मच मोर देन सप्लाइंग वाटर टू हाउस होल्ड, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बताया हुआ था कि सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर में देखो कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। सिर्फ डिलीवरी ऑफ वाटर थोड़ी ना है, उसका ट्रीटमेंट भी है, सो एंड सो एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इंडिया इज वंस among the fastest growing global economies and home to the largest number of malnourished children in the world। यानी इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी से है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ माल न्यूट्रिश चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा है। देयर आर रीजन्स वेयर माल न्यूट्रिशन इज नॉट द एक्सेप्शन बट द नॉर्म। ऐसे भी रीजन है इंडिया में जहाँ माल न्यूट्रिशन कोई एक्सेप्शन नहीं है बल्कि नॉर्म बन चुका है। ठीक है, यानी वहाँ तो माल न्यूट्रिशन होगा ही होगा। एंड अक्रॉस द कंट्री malnutrition is the cause of death for roughly half of the 1.3 million children who die before their fifth birth each year। यानी हर साल 1.3 मिलियन बच्चे जो कि 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, उनमें से आधों का रीजन क्या होता है कि वो माल न्यूट्रिशन होते हैं। इवन दोज चिल्ड्रन हु सर्वाइव suffer permanently from the damage that has already been done to their bodies and minds from not getting enough of the right food and nutrition। यानी जो बच्चे बच भी गए ना, तो उसके बाद भी वो परमानेंटली सफ़र करते हैं इसकी वजह से कि उनको प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन नहीं मिला, और उनकी बॉडी और जो माइंड है उस पर उसका परमानेंट इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, नहीं अभी तक कुल मिला के माल न्यूट्रिशन की बात कर रहा है पूरे पैसेज के अंदर कि हम अच्छी खासी इकॉनमी है, फिर भी माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अराउंड 44 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड that makes it harder for them to learn in school and subsequently earn a living as adult। समझ में आ रहा होगा कि 44 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो स्टंटेड है, और इसकी वजह से वो उनका जो है वो स्कूल में लर्निंग जो है वो कमज़ोर हो जाती है, और एडल्ट के रूप में एक अच्छी अर्निंग प्राप्त करने की जो क्षमता है वो भी उनकी कम हो जाती है। देयर लाइफ टाइम अर्निंग पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट अ क्वार्टर लेस देन दैट ऑफ देयर हेल्थी पेयर्स। यानी उस उनके मुकाबले जो हेल्दी लोग हैं ना, उनकी तुलना में 1/4 से भी कम पैसे कमाने की क्षमता है उनके अंदर। कुल मिला के माल न्यूट्रिशन के बारे में दिया हुआ है पूरे पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। फिर आ गया वर्ड इम्प्लीकेशन, यानी पैसेज से बाहर निकल सकते हो आप, और दो वर्ड और जोड़ दिए, वो है रैशनल और प्रैक्टिकल। यानी जो भी इम्प्लीकेशन आप देखोगे उसमें रैशनैलिटी होनी चाहिए और प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। इंडियाज पीडीएस शुड बी मॉनिटर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया का पीडीएस यूनियन गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ है तो नहीं पैराग्राफ में, पर हम आगे देखते हैं और ऑप्शंस क्या है। गर्ल्स शुड बी एनकरेज टू डिले मैरिज इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, ऐसा भी कुछ नहीं है। मदर्स शुड बी एनकरेज टू ब्रेस्ट फीड देयर चाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ऐसा भी कुछ नहीं है। सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज टू ऑल शुड बी इंश्योर्ड, कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन पार्ट है ये सारा जो कि पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ। अथॉरिटीज शुड एंश्योर द वैक्सीनेशन एज प्रेस्क्राइब, ऐसा भी कुछ नहीं है। पैराग्राफ में सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन था, सॉरी प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन तो था ही नहीं। तो कुल मिला के जब आप ऑप्शंस में ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार पैराग्राफ से बाहर तो मुझे निकलना ही पड़ेगा आंसर तक पहुंचने के लिए। अब सिंपल सी बात क्या है कि एक्चुअली में मुझे ऐसा लगा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि यूपीएससी को यहाँ पर इम्प्लीकेशन वर्ड की जगह ना सॉल्यूशन वर्ड यूज करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि निहितार्थ का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको दी हुई हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बल्कि ये इफेक्ट नहीं है, ये तो सॉल्यूशन है। तो लेकिन क्या करें हम, अब करना तो हमें पड़ेगा ही, अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है तो। ठीक है, तो अब आपको एक तरीके से क्या सोचना है कि सॉल्यूशन के तरीके से सोचना है इसको। ठीक है, इम्प्लीकेशन के तरीके से कम और सॉल्यूशन के तरीके से ज़्यादा सोचना है। क्वेश्चन की टोन पढ़ के समझ में आ गया आपको कि यार इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन तो इतना कुछ लग नहीं रहा, लग रहा है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट
अब आपको कंपेयर करना, पांचों चीजें हैं आपके पास, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑफ ऑप्शन देखो, मदर शुड बी एनकरेज टू ब्रेस्ट फीड देयर चाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर, ये तो आप पक्का पढ़ते हो जीएस के अंदर जब भी आप बात करते हो कुपोषण की, माल न्यूट्रिशन की। सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन भी पढ़ते हो, 3 और 4 ऑप्शन सही है। तो देखो 3 और 4 इसके अंदर है, 3 और 4 इसके अंदर है, इन दोनों में है नहीं। अब ऑप्शन क्या बचा, 1 2 3 4 और 2 3 4 5, यानी सेकंड ऑप्शन भी ठीक होगा। गर्ल शुड बी एनकरेज टू डिले मैरिज एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी भी आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इससे जो है मदर की हेल्थ अच्छी रहती है, मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी तो बच्चे की भी अच्छी रहेगी, मालन्यूट्रिशन कम होगा। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 5 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। एक तो है कि इंडिया का पीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, और दूसरा है वैक्सीनेशन होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन नंबर 1 देखोगे कितना कमजोर ऑप्शन है। कमजोर क्यों है, क्योंकि प्रैक्टिकल और रेशनल देखना है। पीडीएस सिस्टम को अगर हम यूनियन द्वारा, स्टेट की बजाय यूनियन गवर्नमेंट से मॉनिटर कर देंगे तो इससे सॉल्यूशन क्या निकलेगा। मॉनिटरिंग तो हमेशा जितनी ज़्यादा नीचे लेवल तक हो उतना अच्छा होता है, ठीक है, और अगर सेंटर ही इसको मॉनिटर करने लग जाएगी तो इससे होगा क्या, कुछ नहीं। जबकि वैक्सीनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर इसकी तुलना में अगर हम देखें तो 2 3 4 5 जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसको बोलूँ, देखो मानो कि 1 2 3 4 5 भी ऑप्शन में होता तो हम इसको कर देते। क्यों कर देते, क्योंकि 1 कोई गलत नहीं है, हाँ थोड़ा कमजोर ऑप्शन है, गलत कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये पीडीएस जो है वो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटर नहीं किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं इस बारे में भी किसी ने सॉल्यूशन बताया होगा कभी कभी ना कभी किसी कमेटी ने। तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस मुझे देखने हैं तो मुझे मोर करेक्ट देखना है, तो बी इसका ज़्यादा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, the pulse variety Pusa Arhar 16 has the potential to be grown in the paddy growing regions of Punjab, Haryana, यूपी एंड इवेंचुअली इन ऑल ऑफ इंडिया। यानी एक वैरायटी दे दी पल्स की, पूसा अरहर 16 जो है इसका पोटेंशियल है पैडी ग्रोइंग एरियाज जो है ना, पंजाब हरियाणा यूपी और जहाँ जहाँ पर भी इंडिया में पैडी ग्रोइंग एरियाज है वहाँ पर हम इस वैरायटी को उगा सकते हैं। इट्स यील्ड जो कि है 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर will be significantly greater than those of the existing varieties because its size will be uniform, ठीक है। जो इसकी यील्ड है वो भी अच्छी खासी होगी, क्यों होगी, क्योंकि साइज यूनिफॉर्म होगी। इट विल बी एमिनेबल टू मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, यानी कि इसको हम मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं क्योंकि साइज यूनिफॉर्म होगी, और इसके अलावा मैकेनिकल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। एंड एन अट्रैक्टिव फीचर फॉर द फार्मर इन नॉर्थर्न इंडिया हु करंटली यूज दिस टेक्नोलॉजीज फॉर पैडी, यानी कुल मिला के जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की जो टेक्नोलॉजी अभी फार्मर्स नॉर्दर्न इंडिया में पैडी के लिए यूज करते हैं, उसको अभी वो इस वैरायटी के रूप में दालन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, इस पल्स वैरायटी के लिए भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अरहर स्ट्रॉ अनलाइक पैडी स्ट्रॉ इज ग्रीन एंड कैन बी प्लग्ड बैक इनटू द सॉइल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि ये ग्रीन है, ग्रीन मतलब एनवायरमेंटली अच्छी है, और सॉइल में फिर से प्लग बैक की जा सकती हैं। इन पैडीज तो द प्रॉब्लम इज द हाई सिलिका कंटेंट विच डजंट अलाउ फॉर इजी डिकम्पोजिशन। पैडी में क्या दिक्कत होती है, सिलिका कंटेंट हाई होता है जिससे उसका डिकम्पोजिशन होता नहीं है। जबकि अरहर में क्या होता है, even after combine harvesting just need to run a rotation to cut the leftover straw into piece, यानी अरहर में तो बस जो स्टबल बचता है ना अरहर का उसको काट के वो डाल भी देगा खेत में तो भी काम हो जाएगा। विच कैन बी प्लग बैक एंड विल डिकम्पोज वेरी फास्ट, जो क्या हो जाएगा जिसको हम प्लग बैक कर सकते हैं और फटाफट से वो डिकम्पोज भी हो जाती है। ऑल दिस इज डिफिकल्ट विद द लेफ्ट ओवर पैडी स्टॉक्स दैट कैन नॉट बी इजिली सेल्वेज्ड और प्लग बैक। और पैडी के लिए ये सब क्या है, मुश्किल है, क्यों, क्योंकि उसमें सिलिका कंटेंट है। तो करना क्या पड़ता है फार्मर्स को, उसको जलाना पड़ता है, स्टबल बर्निंग करनी पड़ती है पैडी की। कुल मिलाकर पैराग्राफ में एक पैडी की फसल जो इन्होंने डेवलप करी है उसको, सॉरी पैडी नहीं, गलत बोल रहा हूँ, पल्स की जो फसल इन्होंने डेवलप करी है उसको पैडी की जो वर्तमान खेती हो रही है पंजाब हरियाणा में और जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है उससे लिंक करा है कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस पल्स की वैरायटी को यूज कर सकते हैं। इससे फार्मर की अर्निंग भी ठीक ठाक हो जाएगी और आपकी एनवायरमेंटल भी इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। चलो देखते हैं मोस्ट रेशनल इन्फरेंसेस। इन्फरेंसेस मतलब जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उनसे आप किस कंक्लूजन पर या किस अनुमान पर पहुंचे। फार्मर्स इनकम विल बी हायर विद द पल्स कल्टीवेशन देन विद द प्रैक्टिकल। मुझे बताओ इनकम हायर हो जाएगी ऐसा कहीं लिखा है क्या, हायर हो जाएगी ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है। पल्स कल्टीवेशन से इनकम हायर हो जाएगी ऐसा नहीं लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत। पल्स कल्टीवेशन कॉज लेस पोल्यूशन, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेस पोल्यूशन तो है। पल्स स्ट्रॉ कैन बी यूज टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी भी बिल्कुल सही है, साफ साफ दिया हुआ है।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडियन एग्रीकल्चर पैडी स्ट्रॉ हैज नो यूजफुलनेस। कोई यूजफुल ही नहीं है पैडी स्ट्रॉ का, ऐसा तो कुछ नहीं दिया कि यूजफुल ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हुआ। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द मेन कॉज फॉर स्टबल बर्निंग, ऐसा कहीं दिया इस पैराग्राफ में कि मैकेनाइज एग्रीकल्चर की वजह से स्टबल बर्निंग हो रही है, बल्कि इसने तो ये भी कहा है कि पल्स की भी आप मैकेनाइज एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो ऑप्शन 5 भी आपका गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है आपका, तो सी आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करने का ट्राई करना। In Part 3 of Constitution, which assures people certain fundamental rights, Article 25 proclaimed that all persons are equally entitled to free of conscience and the right to freely to profess, practice, propagate religion। आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, उसमें आर्टिकल 25 है जो कि राइट टू रिलीजन हमें देता है, ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड, ये आपको पता ही है। What people fail to notice is that this proclamation is prefixed with the words subject to public order, morality, health and to other provisions of this part। आपको पता है कि इसके एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन लोग उसको देखना भूल जाते हैं। ठीक है, कि पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी इनका एक्सेप्शन भी है। विच सेट कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर लीगल प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ एनी कम्युनिटी, जो कि कंडीशन सेट करती है लीगल प्रोटेक्शन के लिए रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ एनी, किसी भी कम्युनिटी की रिलीजियस प्रैक्टिस पे लीगल प्रोटेक्शन लगाती है ये कंडीशन है ना। द क्लोजिंग वर्ड्स ऑफ दिस प्रीफेरेटरी राइटर इन आर्टिकल 25 virtually constitute a subordination clause placing other fundamental rights mentioned in article 3rd ओवर एंड अबव द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। यानी जो ये चीजें दी हुई ना आर्टिकल 25 में, वो एक तरीके से जो अदर राइट्स दिए हुए हैं पार्ट 3 के अंदर, उनको इस आर्टिकल 25 के ऊपर बताती है। कैसे? जैसे कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 याद होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ assured all the outside and elaborated in the later articles of mean until that a state shall not deny equal protection of law to any person or group in personal basis of the religion alone। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कुल मिला के कि जो राइट टू आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन है, उससे ऊपर ये राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन वाला राइट है, क्योंकि यहाँ पर प्रीफिक्स में दिया हुआ है। और इससे क्या है, स्टेट को यह इंश्योर करना होता है कि इक्वल प्रोटेक्शन आए। कुल मिला के पैसेज में क्या है कि राइट टू रिलीजन के जो एक्सेप्शन है ना, उस पर ज़्यादा जोर दिया हुआ है, जिसमें भी स्टेट का जो रोल है उसकी बात ये कर रहा है कि स्टेट जो है इक्वल प्रोटेक्शन आर्टिकल 14 को इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 25 का हनन कर सकता है। ठीक है, तो मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंसेस क्या निकलता है, स्टेट शेड नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस अफेयर्स, बिल्कुल नहीं, तो उधर उल्टी बात बोल रहा है एकदम कि स्टेट को रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो कह रहा है बल्कि स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 है, ना कि आर्टिकल 25। रिलीजियस फ्रीडम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू स्टेट इंटरवेंशन। हाँ, यही तो बात है कि रिलीजियस फ्रीडम जो दी हुई है ना, उसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, ये भी सही है। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं। रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द सिटीजन इज नॉट कवर्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा कि कवर ही नहीं होता, कवर तो है, लेकिन अदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कह रहा है पैराग्राफ। रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ एनी कम्युनिटी आर इम्यून टू स्टेट लॉस, किसी भी समुदाय के धार्मिक आचरण राज्य के कानून से प्रतिरक्षित हैं। देखो, वैसे तो ये गलत तो नहीं है, पर बी और डी में अगर हम देखें, रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ एनी कम्युनिटी इज इम्यून, ठीक है, लगभग ठीक ठाक बात है, ऐसा कोई गलत नहीं है, पर बी और डी में कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि पैसेज का टोन बी से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको रिलीजियस फ्रीडम के राइट से ज़्यादा उसके एक्सेप्शन में जो चीज़ें हैं उस पर फोकस है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटी के भी इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है पैसेज के अंदर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके पैसेज की। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मेल कर सकते हैं, एक और लेक्चर हमारा आएगा इसी तरीके का। ठीक है, और उसके साथ हमारा जो सी सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगता है कि ये सही है और हेल्पफुल है कैंडिडेट्स के लिए, तो जो सी सेट में जिन कैंडिडेट्स को इशू है उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।